नमस्कार दोस्तों। आज हम फार्मा लोग के इस मंच पे हम एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि इस मंच के माध्यम से फार्मेसी जगत में हम फार्मेसी के ज्ञान को हम साझा कर सकें। इसी उपलक्ष्य में हर बात की भांति हम आपके सामने फार्मा जगत से जुड़ी उस महान शख्सियतों को आपके सामने रूबरू करवाते हैं, उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं ताकि आप लोग उनसे कुछ सीख सकें और उनके नक्शे कदम पर चल सकें। इसी की तरह इस बार हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर जी.डी. गुप्ता, प्रिंसिपल डायरेक्टर आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज फार्मेसी आईके गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट फॉर्मर सोसाइटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर एंड ना जाने किन्हीं जगहों पे इन्होंने एज अ लीड रोल अदा किया हुआ है। मैं चाहता हूँ प्रोफेसर जी.डी. गुप्ता आपको खुद साझा करें। प्रोफेसर जी.डी. गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरी ही फार्मा लोग टीम का, जो कई जगह और बहुत ही अच्छे तरह से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, फार्मेसी प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं। एंड उससे भी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बच्चे फार्मा लोग से कनेक्ट होते हैं तो देश की जानी मानी हस्तियां और जिन्होंने अपने जीवन में एक अलग अलग पड़ाव से आकर के यहाँ पर मुकाम बनाया, तो जिन लोगों को कई भ्रांतियाँ होती हैं, कई गलत फहमियाँ होती हैं, कई गलत जानकारियाँ होती हैं, उन गलत जानकारी और जो भ्रांतियाँ हैं उनसे वो दूर हो जाते हैं। तो मैं तहे दिल से पूरे फार्मा लोग की टीम को और स्पेशली मिस्टर अमित झा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और फार्मा लोग के माध्यम से लोगों से जुड़ने और अपने जीवन अंतराल में किस तरह से मैं भी इस प्रोफेशन से जुड़ा उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं एंड थैंक्स टू ऋषभ जी फॉर नाइस इनिशिएटिव एंड जो भी आपकी मन में और जो आप जानना चाहें, मैं इस मन से अवश्य कहना चाहूँगा कि मैं जो भी कहूँगा सिर्फ और सिर्फ सत्य कहूँगा, इसमें कोई भी पॉलिश और मैं मिलावट ना तो करने का प्रयास करूँगा और ना ही उसमें होगी। ऋषभ जी। तो शुक्रिया सर। जैसा कि हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि आप जितने भी हमारे डेलीगेट्स आते हैं उनके जीवन काल के बारे में चर्चा करना, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें बताएं कि आपका जीवन काल में कहाँ से पढ़ाई हुई, आपके माता पिता के बारे में, आपका बाल्यकाल कहाँ पे रहा, कैसे आपने शुरुआत की, प्लीज हमें सर बताएं। बहुत ये मुझे लगता है मेरे जीवन का, मैं पहली बार किसी ने एक इंटरव्यू पैनल के तहत एक प्रश्न पूछा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कई लोगों के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है या उससे उनको किसी भी रूप में प्रेरणा मिल सकती है। मेरा जन्म ग्राम बरोदा, पोस्ट सिरसा, जिला झांसी, जो कि एक बहुत ही छोटा गांव है, छोटी आबादी है, वहाँ पर मेरा जन्म 1970 3 जून को हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री नारायण दास गुप्ता है और वो छोटे से एक कृषक कहें, छोटा कृषक के साथ साथ वो एक अपनी दुकान जो थी एक व्यवसाय करते थे। और मुझे ज़्यादा याद नहीं है कि खेती किसानी कितनी की है जब मैं बड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि घर में जो बैल हैं या जो खेती बाड़ी की सामग्रियां हैं वो उपलब्ध थी, तो इससे ज्ञात है कि वहाँ पर हमारे पिताजी खेती भी करते थे या करवाते थे। तो उस गांव में मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 5वीं तक हुई। और चूंकि गांव मैंने पहले ही कहा है बहुत छोटा है, कोई भी लाइट तो खैर बहुत दूर की चीज़ है, आवागमन के साधन ही नहीं थे, कोई रोड नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। सिर्फ जो है छोटे छोटे जो रोड होते थे या जब फसल कट जाती थी तो रोड शॉर्टकट रोड बना लेते थे। तो सबसे छोटा कस्बा जिसको हम कहें हमसे लगभग 6 किलोमीटर दूर है वो पूंछ है, जो कानपुर हाईवे पर आता है।
और रोड कनेक्टिविटी, बस की उपलब्धता वहीं से है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो समथर एक जगह है जो कि लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है। तो ये दो छोटे शहर जिसको कह सकते हैं, कस्बे कह सकते हैं, वो उस समय थे। कक्षा 5वीं के बाद हमारे पास जो हमें जो टीचर्स ने पढ़ाया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सुविधाएं तो थी नहीं, स्कूल था ही नहीं। एक टीचर हुआ करते थे श्री नंद किशोर जी, जो हमें पढ़ाते थे। एक पारीक्षक जी थे, और मुझे जो याद आ रहा है, एक मेरे गुरुजी अभी भी हैं जो कक्षा 5वीं में उन्होंने कम पढ़ाया है, वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन वो रहते गांव में थे, श्री मेवालाल द्विवेदी जी। उनका एक बहुत अहम रोल रहता था। जब भी वो शाम को घूमते फिरते आ जाते थे, चबूतरे पर बोरा बिछा करके पिताजी बिठाते थे, तो उस समय उनके साथ ज्ञान की बातें होती थी। और जो फील्ड वो कक्षा 8वीं में होती है, वो फील्ड वो उन्होंने हमें कक्षा 5वीं में काम कराना चालू किया था। जो छोटे छोटे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, उनके साथ हमारा एक रुझान था, तो उनको वो पढ़ाते थे। कक्षा 5वीं करने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन था कि हम एक पास में शेरसा, जो हमारा पोस्ट ऑफिस गांव है, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास है, गांव के अमूमन बच्चे साइकिल से वहां पढ़ने जाया करते थे। और बरसात के दिनों में तो जाना आना कहाँ होना है। तो मेरी मंशा थी कि मैं बाहर पढ़ूं। तो मेरी सिस्टर जो मौट में रहती थी, मेरे जीजा जी का नाम श्री प्रहलाद गुप्ता है, जो आदर्श इंटर कॉलेज में वहाँ थे, तो दीदी ने कहा नहीं, हम इनको वहाँ ले जाते हैं। तो कक्षा 5वीं के बाद 6वीं में हम आदर्श इंटर कॉलेज में प्रथम बार मौट में किसी अच्छे स्कूल में मैं गया, आदर्श इंटर कॉलेज, जो बिल्कुल बस स्टैंड पर है। और जैसे ही मैं कक्षा में पहुंचा, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, और तो मैंने देखा कि यहाँ पढ़ाई क्या हो चुकी है। चूंकि मैं अकेला ही गया था, पिताजी ने कहा चले जाइए, तुम करा लो एडमिशन, बस में बिठा दिया। मैं वहाँ पहुँच गया, फिर स्कूल पहुँचा, जीजा जी से वहाँ मिलना था। तो जब मैं बैठा था वहाँ पर, तो मैंने देखा पढ़ाई की हुई, तो उस समय बोर्ड पर वर्नियर कैलिपर्स का चित्र बना हुआ था। तो मेरे लिए तो एक अद्भुत सी चीज थी। मैंने एक लड़की की कॉपी को निकाल करके मैं देख रहा था कि क्या पढ़ाई हुई है, और वो लड़की उस समय आई, और उसको ये लगा कि ये मेरे बस्ते से पुस्तक निकाल के चोरी कर रहा है, और उसने बिना सोचे मुझ में एक चाटा दे दिया। मैं रो रहा था, एक टीचर आए, उन्होंने मुझे छुपाया और उस लड़की को बहुत डांटा। बस वो दिन था, मैंने सोच लिया था कि अब मैं बैक गियर नहीं लगाऊंगा। और कक्षा 5वीं में मुझे नई पोजीशन क्या मेरी थी, लेकिन कक्षा 8वीं में मेरी जो पोजीशन थी वो बड़ी अच्छी थी। और 8वीं के बाद जब 9th 10th में फिर दूसरे स्कूल में गया, और 11th 12th हम समथर स्कूल में गए। 11th में जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, तो वहाँ पर टीचरों का ट्रांसफ़र हो गया, तो चिरगांव में एक सरदार पटेल कॉलेज है, वहाँ पर गया। तो कुल मिलाकर के जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा थी, वो दौड़ भाग से जुड़ी हुई थी। और इसमें दो पैरामीटर काम कर रहे थे। पहला पैरामीटर ये काम कर रहा था कि मुझे पढ़ना है, और दूसरा पैरामीटर ये काम कर रहा था कि ऐसी जगह पढ़ना है जो कम खर्चे पर हो जाए। आपको ये मैं बताऊं, एक वहाँ छात्रवृत्ति का टेस्ट होता है कक्षा 8वीं के बाद, अभी भी होता है। उस समय मुझको बी ग्रेड मिला था, यानी कि हमें 105 रुपए या 110 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती, और राजकीय इंटर कॉलेज झांसी में मेरा एडमिशन हो जाता। लेकिन 110 रुपए में पूरी एजुकेशन, हॉस्टल और सारे खर्चे नहीं किए जा सकते थे। तो निर्णय लिया गया कि पास में ही छोटी जगह पर पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं। तो समथर में जो टीचर्स थे, उन्होंने एक अच्छी शिक्षा दी, और हम किसी ना किसी रूप में इस शिक्षा को आगे बढ़ा करके स्कूलिंग शिक्षा को पूरी करने के बाद फिर मैंने झांसी आया, और झांसी में मैं बीएससी करने लगा। तो हमारे भांजे वहाँ पर एक जेडी मैथ्यू जी हैं, एक कोचिंग थी, उसमें वो जाते थे पढ़ाने। तो एक दिन क्या हुआ कि मैथ्यू जी और हम सभी लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो सागर के बारे में बातचीत चली कि सागर में फार्मेसी का एंट्रेंस टेस्ट निकला है, और वो जिसके लिए फॉर्म लाए हुए थे वो बच्चा फेल हो गया था। तो उन्होंने हमसे कहा इस फार्म को तुम भर दो। मैंने कहा सर मैं क्या करूंगा सागर जा करके, इस फार्म को भरने से क्या फ़ायदा, 100 रुपये इसकी फीस है, 200 रुपये डीडी लगना है, फिर जमा करने जाना है, 2 दिन लास्ट डेट के बचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को आप छोड़ दें,
इसको हम जमा करके आएंगे, सिर्फ तुम जो है 100 रुपए फॉर्म और जो डीडी है वो करिए। वो वहां पर जमा करने गए। इसके बाद मैं पहली बार सागर में टेस्ट देने के लिए पहुंचा। तो आपको ये बता दें कि मैं सागर जा रहा था, और सागर जाते समय जो बीना आता है, बीना में मुझे उतर जाना चाहिए था, और मैं भोपाल पहुंच गया, और भोपाल पहुंचते ही साथ मेरे को टीसी ने पकड़ लिया। तो क्या विडम्बना हुई। चलिए भगदड़ कर करके वहां से बस से मैं वहां आया सागर, टेस्ट दिया। सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि इसमें एडमिशन लूं या नहीं लूं। फिर पहली बार सागर विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पहुंचा। बाहर खड़ा हुआ तो ये सोच रहा था कि किससे बात करूं जो मुझे ये बताए कि फार्मेसी करने से क्या होगा। तभी डॉक्टर एमडी खरिया जी आए, और वो टाई लगाए हुए थे, तो मुझे अंदाजा लगा कि ये निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक होंगे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, मैं झांसी से आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ ये कोर्स क्या होता है, फार्मेसी क्या होता है। तो सर उस समय लंच के लिए जा रहे थे, और उन्होंने हमें स्कूटर पर बिठाया, बोले आइए। मुझको वहाँ खाना भी खिलाया घर में, और उन्होंने बताया कि फार्मेसी क्या है। तो आज खरिया सर हमारे बीच में नहीं रहे, बट हमारे वो टीचर रहे हैं, हमारे मेंटर रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं। तो मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शिद्दत से ना केवल समझाया, बल्कि ये विश्वास मुझको दिला दिया था कि अगर आप किसी तरह इस कोर्स की फीस को जमा करने में या कोर्स को पूरा करने में आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप तुरंत प्रभाव से हमसे संपर्क करें। हम जो भी आर्थिक सहायता हो सकती होगी या जो भी होगी वो अवश्य करेंगे। वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पॉइंट था, और वहां से मैंने फिर एडमिशन ले लिया, और आगे की यात्रा फिर चलती रही। और चलते चलते यात्रा, फिर जब मैं एम फार्म फाइनल ईयर में था, प्रोफेसर एन के जैन सर के साथ मैंने एम फार्म किया। और इसको करने के बाद अब एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी, घर में शादी का बहुत बड़ा दबाव था, और मैंने भी तय कर लिया था। मैं एक दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी उम्र 25 साल होगी मैं शादी कर जी जी सर। चाहे नौकरी लगे या ना लगे। ये पता नहीं क्यों कर लिया था, मुझे नहीं पता। और मेरी जैसे ही आपको ये बताएं कि 95 में जब मैं 25 साल का हुआ और मेरी शादी 20 जून को हो गई, उस समय में एम फार्म का प्रोजेक्ट कर रहा था। तो शादी होने के बाद मैंने जोधपुर में नौकरी की, और उस समय हमारी धर्मपत्नी और जो लोगों के प्रयास थे उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और प्रोफेसर गौड़ सर के बारे में जब मैं वहां पहुंचा तो एक पीएचडी एक बहुत बड़ा एजेंडा था। उस दौर में मेरी धर्मपत्नी जी स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, और मैं भी वहां पर जाता ही था। तो इसके बाद जब मैंने देखा कि मुझे इंदौर से पीएचडी करनी है, तो धन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो मैंने प्रोफेसर नागौरी जी से कहा कि कॉलेज के बाद अगर मैं कहीं ट्यूशन पढ़ा लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है। तो उन्होंने 2 शब्दों में कहा कि 8 से 2 बजे तक कॉलेज है, इसके बाद आप घर में रोटी बनाते हो या दूसरे के घर में बनाते हो, क्या करते हो, इससे मेरे को क्या लेना देना। अगर 8 से 2 आपका टाइम होना चाहिए। और मैंने मिनर्वा इंस्टीट्यूट जो जोधपुर का है, वहाँ लेक्चर बेस पर 2 घंटे क्लासेस लेना चालू किया, और जो धन अर्जित करता था और जैसे ही छुट्टी होती थी उसको लेकर के इंदौर जाना और पीएचडी में पूरा समय देना। तो ये हमारे जीवन का एक सिस्टम चला। और मैंने 97 में रजिस्ट्रेशन, 95 में मैंने जोधपुर का लाचू कॉलेज ज्वाइन किया, जो मेरा प्रारंभिक कॉलेज है शिक्षा का, जहाँ पर शिक्षा पूर्ण करने के बाद मैंने जॉब किया। और इसके बाद 97 में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। 2000 में हमारी पीएचडी हुई। तो इस पीएचडी में गौड़ साहब की भूमिका न केवल गाइड बल्कि एक अहम अभिभावक के रूप में रही, और वो इन चीज़ों को समझते थे कि आपके पास जो है एक मैरिज भी हुई है, वो भी एक लायबिलिटी है, पीएचडी भी कर रहे हो, और एक महंगाई का उस दौर से धीमे धीमे चालू हो गया था।
लेकिन मुझे पूरे जीवन काल में आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी तरह की मेरे पास धन की कभी कभी रही हो, क्योंकि इच्छा ही शक्ति उतनी रही है, जितना था उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न जी, रहता था और आज भी वैसा रहता हूँ। लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना है अगर उसको आप अच्छे से यूज कर लें और उसमें प्रसन्न रह सकें तो मैं समझता हूँ इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि आप फिजिकल चीजों की तरफ भागें। मुझे पता है कि उस समय हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। मैंने 2099 या 2000 के करीब हीरो पुक ऑटोमेटिक खरीद पाया था, वो भी अपने मकान मालिक के पुत्र की मदद से, क्योंकि भाई साहब बैंक में थे और उन्होंने हमें लोन दिला करके उसको खरीदवाई थी। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वाहन छोटा हो बड़ा हो, खुशियाँ छोटी हो बड़ी हो, हमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम उसमें खुश रह सके। जैसे ही हम एनर्जी का इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट डालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है, मैं अपने कई भाषणों में कहता हूँ, कोई ना कोई आपको देख रहा है, वो आप पर दाव लगा रहा है, आप पर कीमत लगा रहा है और वो आपके प्रोग्रेस और तरक्की का सीधा रास्ता जा रहा है। तो आप सिर्फ काम करें, निष्ठा से काम करें। बिल्कुल। और एक दो शब्द में जरूर इस समय कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं गरीब, तो मुझे नहीं लगता है कि गरीबी की जी, जी। परिभाषा और अमीरी की परिभाषा क्या है। तो मैं अपने आप को कभी मैंने गरीब नहीं कहा, ना ही कहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, अपनी पूरी ताकत लगा करके वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे और जितना धन वो जोड़ पाते थे मुझे को दे देते थे, पलट के कभी नहीं पूछते थे कि तुम्हें ज्यादा की आवश्यकता है या कम की आवश्यकता। और मैंने भी तय कर लिया था कि मैं भी कभी नहीं कहता था कि हमें और चाहिए या हो गया। जितना उन्होंने दे दिया मैंने स्वीकार किया और मैं आगे बढ़ गया और जितने की आवश्यकता पड़ी उसको कहीं ना कहीं किसी रूप से, अच्छे रूप से, मैं फिर से कह दूं अच्छे रूप से कमाने का प्रयास किया। तो कक्षा 10वीं पास करने के बाद से ही, जैसे मैंने 10 पास की, 11वीं में आया तो 10 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। जब मैं 12वीं में आया तो 10वीं और 11वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने करता था। जब मैं 12वीं में पहुंचा तो 12वीं पास करने के बाद बीएससी, तो 12th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। जब मैं बीफार्म में आया तो 3 साल को छोड़ करके मैंने स्टूडेंट साइंस कोचिंग को चालू किया और उस स्टूडेंट साइंस कोचिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां से पढ़ के फार्मेसी की और अच्छी जगहों पर प्लेस्ड हैं। हॉस्टल के कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन की शिक्षा देता था और मैं आपको ये बता दें मेरे बड़े स्पष्ट काम थे कि एज ए सीनियर आप हमारी मदद लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर एज ए टीचर और ट्यूटर मेरी मदद लेते हैं तो उसकी फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अपने कुछ जो खर्चे हैं वो कम से कम मीट आउट होते रहे, चाहे वो पुस्तकों के हों, चाहे वो हमारे दैनिक जीवन के हों या थोड़ी बहुत और आवश्यकता के हों। तो इस तरह से हमने 3 साल वहाँ पर स्टूडेंट साइंस कोचिंग को चलाया और उसका सो कॉल्ड डायरेक्टर बड़ी बड़ी दीवारों पर छापते रहते थे रात में एडवर्टाइजमेंट करना, क्योंकि पैसे उतने नहीं होते थे, रोड पर एडवर्टाइजमेंट को लिखना। तो उनमें काफ़ी फार्मेसी के हमारे जूनियर्स ने भी बड़ा अच्छा योगदान दिया। तो ये हमारे जीवन का एक छोटा सा एक यूं कहें सफ़र रहा है जिसको हम चलते रहे। लेकिन ये हमेशा मैं कहता हूँ कि अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, कभी गरीब ना समझें, कभी मजबूर ना समझें, सिर्फ इतना समझें कि आप में कुछ करने की क्षमता है तो ईश्वर आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, कहाँ से आपके पास मदद आएगी इसका आपको सोच ही नहीं सकते। तो आज के बच्चे बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाते हैं, उनको इस बात का ज्ञान कम होता है कि हमें पढ़ना है, उनको इस बात का ज्ञान ज़्यादा चाहिए कि कौन सा बड़ा फ़ोन आ गया है जो उनके हाथ में होना चाहिए। आज भी मेरी ये कोशिश रहती है कि बस थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, बस ऐसे ही जीवन बिताना चाहते हैं और जी, जीवन जी, जी। बहुत ही
अच्छे दौर से गुजर रहा है। ईश्वर से चाहता हूं कि बस ऐसा ही चलता है। ऋषभ जी। सर यही कोशिश है हमारा फार्मा लॉ की, यही शुक्रिया सर, यही कोशिश है फार्मा लॉ की कि जो उदाहरण आपने ये सेट किए हैं, ये आज लग के शायद मैं चाहता हूँ कि युवा लोग सर्वप्रथम समझें इस चीज़ को कि जो माइलस्टोन्स आप लोगों ने सेट किए ना सर, कि ये बहुत ज़रूरी है जानना उनको। स्ट्रगल पूर्ण जीवन, मुझे शायद मेरा कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय जो युवा है, जो मैक्सिमम, जैसे आपने बोला कि उनको मोबाइल की चिंता ज़्यादा होती है, ये नहीं होती कि पढ़ाई में क्या होना है, तो उनको ये उनके लिए बेस्ट एग्जांपल रहेगी कि कैसे हमारे जो गुरुजन हैं स्ट्रगल करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये उनको चीजें मतलब फ्री में नहीं मिली, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया उस चीज के लिए। एंड हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं साहब, इस मंच पे आपने ये अपना व्यक्तित्व साझा किया, ये बहुत जरूरत था, क्योंकि यही फार्मा लोग की पहचान है कि आप जितने भी गुणवीन लोग हैं, आप लोगों की जो स्ट्रगल पूर्ण जीवन रहा है, वो एज एग्जाम्पल युवा लोगों के बीच में हम सेट कर सकें। सर मैं एक और आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आपका इतना लंबा सफर रहा है, तो मैं जस्ट इतना कोशिश करूंगा जानने की कि इतने बड़े सफर में आपको वो कौन कौन से बदलाव लगते हैं कि जो पहले फार्मेसी प्रोफेशन में थे और शायद अब नहीं है, शायद वो सही के लिए या वो गलत हो, कि कौन से बदलाव आ चुके हैं, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज हमें बताएं सर। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज जो है जितना भी मैं देख पा रहा हूँ या जो मैंने सीखा है, जो पहली एक जो बहुत बड़ी चीज थी, आज हम हर तरह तरह से, आज हमारे पास बहुत सारे सुख सुविधाएं आ गई हैं, तो बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हो गई हैं। पहले तो नोट्स एक बहुत बड़ी चीज होती थी, और जो सीनियर के अगर आपको नोट्स मिल जाए, पुस्तक मिल जाए, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। तो जो आज का युवा है वो एक तो बड़ा शॉर्टकट होता जा रहा है, और इस शॉर्टकट होने से मुसीबत ये हो रही है कि बच्चे के अंदर, जिसको अपन डीप लर्निंग कहते हैं या रीजनिंग बेस्ड लर्निंग कहते हैं, या जिनको सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत रिड्यूज होती जा रही, शॉर्टकट बहुत चाहते, वो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना उनको आवश्यक है। सेकंड चीज ये है कि उस समय कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हुआ करता था, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी कम थी। आज की सागर विश्वविद्यालय में जब मेरा चयन हुआ, और मुझे खुद नहीं पता कि मेरा चयन किस जगह हो गया है, लोग जो आसपास के थे, झांसी के या जो पढ़े लिखे परिवारों से थे, जब उनको पता लगा तो वो अपने बच्चों को लेके हमारे पास आते थे, क्योंकि उस समय ओनली 13 सीट थी, टोटल 36 थी, जिसमें एमपी कोटा, दूसरे कोटे सब निकाल दें तो जनरल ओपन कोटा सिर्फ ओनली 13 सीट, 13 सीट थी, और उस 13 सीट के लिए हजारों में बच्चे बैठते थे, और दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट लगता था। इसके बाद जो आज की जो चीज है कि उपलब्धताएं ज्यादा हो गई हैं, जो लैब का काम है वो सुपरफिशियल होता जा रहा है। आज अगर इस मंच से इसको टीचर भी सुनेंगे तो उन सभी से आग्रह है, मैं अपनी मीटिंगों में भी कहता हूं कि ऑब्जेक्ट पर साइन होना प्रैक्टिकल के एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि आपको लैब के अंदर होमवर्क करके जाना है, आपको प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होके जाना है, चाहे आपकी रिकॉर्ड बुक हो, एप्रन हो प्रॉपर, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब का अध्ययन करके जाना होता था। आज बच्चे को चिंता ही नहीं है किसी प्रकार की, उसको ऐसा महसूस होने लगा है कि पास करना टीचर की मजबूरी हो गई है, यानी कि उसको पास करना ही है, तो मैं क्यों प्रयास करूं। जब तक इस चीज के से हम ऊपर नहीं उठेंगे या ये हम सुनिश्चित नहीं करेंगे कि इतना करने के बाद ही इतना मिलेगा, तब तक मैं समझता हूं कि प्रोफेशन बड़ा तो हो रहा है, ग्रो तो हो रहा है, एजुकेशन दूर तक और अच्छी तो जा रही है, लेकिन एक बर्ड कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है, और वो हो रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वी आर वर्किंग ऑन द क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी अगर जब तक जन्म नहीं लेगी, हम कहीं ना कहीं पीछे होंगे। तो सभी
जितने भी हमारे जूनियर्स हैं या जो अभी अभी नए प्रोफेशंस में आए हैं, वो इस गति में तेज हो गए हैं कि हमें पेपर हमारा आ जाना चाहिए, रिव्यू आर्टिकल हमारा आ जाना चाहिए। आज हमने एमफार्म की, कल ही हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाने चाहिए, पेटेंट आ जाना चाहिए। कैसे आ जाएगा? इन सारे दौर से, इन सारी प्रक्रियाओं पर वो होम वर्क करने में लगे रहते हैं। अब एक जैसे यूजीसी का एपीआई आया तो इस रेस में लग गए कि अरे यार हमने 150 एपीआई जोड़ लिया, 200। उस समय टीचर के पास एक ही टारगेट था कि हमारे विद्यार्थी जो है हम उसको कितना अच्छा दे पा रहे हैं और क्या क्या सिखा पा रहे हैं। और आज भी मेरे गुरुजन पूरे क्लास के बच्चों के नाम 1 to 1 जानते हैं। वो इसीलिए जानते हैं कि शिक्षकों का और विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट डिपार्टमेंट में बहुत अधिक था। तो मैं अपनी तरफ से जितना मैं सोच पा रहा हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें होमवर्क करें, उसमें इनपुट डालें। जब से ऑनलाइन मोड का कंसेप्ट आया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसर फास्ट तो हो गया है, लेकिन जो ज्ञान की डिलीवरी है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही है। कहने का तात्पर्य है जो पानी है वो पौधे की जड़ों के लिए चाहिए, ना कि पत्तियों पर छिड़कने से काम होगा। इसी तरह से जो आप शिक्षा दे रहे हैं, जो डिलीवरी दे रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, वो बच्चे के जहन में पहुंचना चाहिए और आउटपुट के फॉर्म में जब उससे पूछा चाहे तो वो आना चाहिए। ना कि सिर्फ इतना कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं भाषण दे रहा हूँ, इतना ही पर्याप्त हो। तो सभी लोग प्रयास करें। और मार्केट में ढेर सारी पुस्तकें आ गई हैं, वो शॉर्टकट से शॉर्टकट की तरफ जा रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डेविएशन हुआ है। थोड़ा सा अच्छी पुस्तकों से अध्ययन करें, सिर्फ गूगल पर ही निर्भर ना रहें, तो मैं समझता हूँ कि हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज के लिए और फार्मेसी प्रोफेशन के लिए। एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम कहीं ना कहीं दे पाएंगे। ऋषभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल जैसे सर पेंडेमिक का चला हुआ है सर, बहुत ज़रूरी है ये जानना अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी, कैसे इसको अचीव करना है। सर मुझे एक और चीज़ आपसे ज़्यादा जाननी है कि आप मतलब अब इस चीज़ में मैं बहुत पर्सनल लेवल पे भी जाऊँगा कि बतौर जीडी गुप्ता सर अपने आप को किस तरह देखते हैं? एक रिसर्चर के रूप में, एक अच्छे एकेडमिशियन के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, या फिर एक अच्छे टीचर के रूप में? मुझे ये मतलब बहुत से क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों से मिला है कि ये जानिए, सर से पूछिए कि उनकी बतौर वो किस फील्ड में ज़्यादा अनुभव, कंफर्टेबल फील महसूस करते हैं सर। देखिए जो आपने कहा है बहुत डिफ़िकल्ट, तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैंने पहले ही कहा मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूँ। तो रिसर्चर मैंने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना कहा है और ना ही मैं कहता हूँ। हाँ, मैं एक अच्छा शिक्षक और एडमिनिस्ट्रेटर 100% हूँ। और जो लर्निंग करने की क्षमता है, मैं इसको भी बहुत दावे से कहता हूँ कि एक विद्यार्थी का गुण जीवन पर्यंत रहना चाहिए। और वे विद्यार्थी का प्रथम गुण, जैसे अपन कहते हैं कि जो एक विद्यार्थी है उसमें 5 गुणों का होना बहुत जरूरी है। और स्वान निद्रा बको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, यानी कि एक विद्यार्थी वो है जो अल्पहारी हो, ग्रह को त्याग करने की क्षमता रखता हो। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को छोड़ दो, मैं ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आपको शिक्षा जहां लेने जाना है वहां पर तत्परता से, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित रखना चाहता है, लेकिन आवश्यकता है वहां जाए। और काक चेष्टा वको ध्यानम, जो काक होता है, जो कौए होता है, उस जैसा में प्रयास करना चाहिए। बको ध्यानम, बगले जैसा हमारा ध्यान होना चाहिए। जो पानी के अंदर, जहां पर हम कहते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर आप पानी के अंदर आप देखें कि चीज कहीं होती है और दिखती कहीं है, उस पर भी वो निशाना
लगा देता है। यानी कि उस समय की पंक्तियां आज भी निर्भर करती हैं कि आपके जीवन में ढेर सारे भ्रम आएंगे, ढेर सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको ये प्रतीत कराती हैं कि बस यही सत्य है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, आज का बच्चा, आज का युवा ज्यादा से ज्यादा भ्रमित चीजों को सत्य समझ रहा है। जिस दिन वो इस चीज को समझ ले कि वो सत्य क्या है, वो इन चीजों से कभी भी भ्रमित नहीं होगा। छोटे छोटे स्टेटमेंट, चाहे वो टीवी हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, उनके अंदर आपके दिमाग से प्ले और खेलने की तरकीबें डाली जाती हैं। हमें पता नहीं लगना चाहिए कि ये गलत है, तो इस चीज पर बहुत ध्यान रखें। तो सुनिश्चित होना चाहिए कि जब मैं शिक्षक कहूं तो मेरा जीवन लर्निंग के लिए, देखिए टीचिंग लर्निंग के बिना तो टीचिंग है ही नहीं। और सर्वश्रेष्ठ टीचर वो है जो हमेशा सीखना चाहता हो। तो अगर आप तीन चीजों में कहें तो जो प्रथम कड़ी में है, मैं सीखने के रूप में किसी भी लेवल से सीख सकता हूं, चाहे वो मेरा बच्चा हो, दूसरे का बच्चा हो, मेरा विद्यार्थी हो। और मैं पूछता भी रहता हूं, अगर मुझे कहीं भी रुकावट आती है तो मैं ये कभी ईगो नहीं रखता हूं कि मैं डायरेक्टर हूं। शो व्हाट, आज का युवा है, उसको एक पर्टिकुलर चीज का अच्छा ज्ञान है, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, उससे मुझे पूछ लेना चाहिए। और जानकारी हासिल करने में कोई भी बुराई नहीं है। तो मैं अच्छा शिक्षक के साथ विद्यार्थी तो पूरे जीवन पर्यंत रहना चाहता हूं, लेकिन जिस पद पर काम कर रहा हूं उसकी गंभीरता, उसकी उपयोगिता और उसको सुनिश्चित करने में मुझे नहीं लगता है कि आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी रूप से मैं मिलावट करता हूं। एक बार आज आपको ऋषभ जी एक बहुत अच्छा प्रश्न बताते हैं। जब मैं मोगा में ज्वाइन करने आ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम भी ले दूं तो कोई बात नहीं, 10-12 प्रोफेसर थे और बातचीत, बोले तुम वहां पर ज्वाइन करने जा रहे हो, वहां तो बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारा क्या होगा, वहां तुम चल ही नहीं सकते हो, क्या काम करोगे। तो मैंने उस समय कहा था कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं उस काम के लिए वो लोग तो है ही नहीं, तो जिस काम के लिए जा रहा हूं वो मैं सर्वश्रेष्ठ करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं वहां रिसर्च कराने नहीं जा रहा हूं, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जा रहा हूं। और आज मैं गर्व से कहता हूं, हो सकता खामियां हो सकता है इससे और अच्छा काम किया जा सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये अवश्य कह सकता हूं कि 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, 1 दिन हो, 1 वर्ष हो, किसी भी वक्त ये कभी विचार नहीं किया गया होगा कि उसमें कोई मिलावट हो जाए। जब भी जहां जितना मौका लगता है अपने आप को रेस में खड़ा कर देता हूं और प्रयास करता हूं कि मैं उस बिंदु तक जरूर पहुंचूं जिस लक्ष्य को मैंने निर्धारित किया है। तो कई बार हो सकता चूक हो गई हो, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया हूं, क्योंकि सबकी थिंकिंग होती है, सबके एक्सपेक्टेशन होते हैं, उसको हमें करना चाहिए। एक बात और यहाँ मैं जरूर कहना चाहता हूं, एक जगह के मैं चांसलर साहब के पास बैठा था और बातचीत हो रही थी और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, और वो प्रश्न ये था कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई कॉलेज में अच्छा काम नहीं कर रहा है तो मुझे रखना चाहिए या उसे निकाल देना चाहिए। जानते हो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि क्यों निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। हमने अच्छे काम की परिभाषा क्या है? बोले जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। हमने चलिए, ये आप सोच रहे हैं जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, क्या आपने उससे कभी कहा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, क्या करना चाहिए? बोले नहीं कहा, लेकिन हम तो निकाल देते हैं। तो हमने बोले, तब मैंने कहा, उनको कहा था, अगर वो सुनेंगे तो उन्हें याद आएगा ये अवश्य, मैंने कहा था कि आपकी शादी हुई और आपकी पत्नी है, जो एक्सपेक्टेशन आपको थे क्या वो फुलफिल हो रहे? वो चुप रह गए। हमने कहा जिस तरह से आप अपनी पत्नी के साथ निभा रहे हैं, हमें स्टाफ के साथ भी काफी हद तक निभाना चाहिए, ना कि उसे निकाल देने का सोच रखना चाहिए, क्योंकि उसका चयन आपने किया है।
क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं से लाए हो, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? और फिर भी कहीं कोई कमी पेशी है तो वो जिम्मेवारी एक डायरेक्टर की है, एक मालिक की है कि उसको हम पहले बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मुझसे किया, वो कौन सी दो चीजें हैं जिससे व्यक्ति को नहीं डरना चाहिए। मैंने जवाब तो दिया था, इनडायरेक्ट जवाब था, लेकिन आज पूरा सीधा जवाब दे देता हूं। वहां पर भी बहुत प्रसन्न थे और वो चाहते भी थे कि मैं सेवाएं दूं। तो जब मैंने ये जवाब दिया कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो आमने सामने टकरा जाइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन है तो मृत्यु तय है। और अगर आप सत्य हैं तो किसी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जीवन में चरित्र और अपने कार्य को पक्का रखें। ये जरूरी थोड़ी है डॉक्टर जीडी गुप्ता कोई भगवान है क्या? हाँ, इंसान है, और जितना ज्ञान है, जितनी ताकत है, इसके खरीदार तो मार्केट में बैठे ही है ना। हर व्यक्ति अगर अंगुली में डायमंड पहनने लगेगा तो दूसरे नगों का क्या होगा? अरे तो मैं कोई ना कोई तो नंग हूं ना, जो हमारे लिए जौहरी मिल जाएगा वो हमें ले लेगा। तो ऐसा जिस दिन आप सोच लेंगे, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर से मैं स्पष्ट करता हूं कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिलावट करते हैं तो आप में भय व्याप्त होगा, और जैसे ही भय व्याप्त होता है तो आप कहीं ना कहीं नुकसान को जरूर प्राप्त करते हैं। आज हमारे बीच में माननीय स्वर्गीय सुभाष यादव जी एक्स डिप्टी सीएम नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात मुझसे बहुत अच्छी कही थी कि डॉक्टर गुप्ता, जो भी आप काम करें, मैं कुछ भी कहूं, देखिए मैं कोई पॉलिसी नहीं कर रहा हूं, मेरे को कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व के साथ जब मैं काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे पास बिठा करके कहा था कि आप जो है जो भी काम करें, कई बार मैं ये कह दूं कि ये कर दीजिए, बट आप वही काम करें जो सही हो, जो रूल्स रेगुलेशन में हो, और उसको सुनिश्चित करें। एक बार मैंने भी उनसे कहा था, वो मेरे साथ जा रहे थे, कि सर मैं इतना खुल के फ्रंट पर काम करता हूं और कोई आध व्यक्ति आए और आपसे कहे कि डॉक्टर गुप्ता इसमें पैसा खा गए, करप्शन कर गए, तो आप क्या करेंगे? 5 मिनट वो गाड़ी में बैठे रहे। जवाब मैंने दिया था, एक बार डॉक्टर गुप्ता से पूछ जरूर लेना, क्योंकि मैं जो नहीं करता मतलब नहीं करता। ये बिल्कुल इतने फ्रंट पर, ये कितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन ये कह देना कोई आसान काम नहीं है। और मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, तो निष्ठा रखिए। एक जगह में ऐसे ही विजिट यूनिवर्सिटी चले गए, वहां के मालिक ने कहा कि इनके अंदर पोटेंशियल देखिए। वहां के प्रो वाइस चांसलर ने क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर गुप्ता आप अपनी 5 खूबियां बताइए। तो मैंने 5 खूबी में कहा था कि एक डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, वर्किंग, जो अपनी प्रोफेशन की नॉलेज रखता हो और प्रोफेशन के लिए और अपनी संस्था के लिए काम करता हो। और अगर 1 लाख व्यक्ति में आदमी ढूंढना हो और 5 व्यक्ति ढूंढना हो तो उन 5 व्यक्ति में मेरा नाम होगा। उन्होंने जवाब में क्या कहा और मेरा क्या है? हमने कहा सर अभी 4 बाकी है, अभी तो 1 का ही चुनाव हुआ है। तो निर्भीकता से काम करिए और मुझे लगता है कहीं किसी डरने की जरूरत नहीं है। बस जीवन में मिलावट ना करें। क्या आवश्यकता है मिलावट करने की? जितना है उसमें आप एंजॉय करिए, आप काम करते रहिए। मैंने पहले ही कहा है कि मार्केट में बहुत सारे जौहरी घूम रहे हैं जो आप पर कभी ना कभी दाव लगाते रहेंगे। आप कोई मिस्टेक करेगा तो कोई तो ठीक करेगा, इसलिए उसकी कोई चिंता ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वैज्ञानिक है सर। आपका जो निस्वार्थ आपने हार्डवर्क किया है, जहाँ पे आपने पहले भी काम किया वो भी अपनी छाप छोड़ी है, और वर्तमान में जहाँ पे हैं वो भी आईएसएफ कॉलेज भी बुलंदियां छू रहा है सर। ऐसे इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। एंड हम वी आर फॉर्चुनेट कि आप समय दे पा रहे हैं, हमें समय मिला है आपका सर। इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को थोड़ा इस दिशा में भी लेकर जाना चाहता हूँ। हमारे सर एम फार्मेसीज में कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। थोड़ा सर उस बारे में भी हमें बताएं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितना ज़्यादा जरूरी था, या आगे चल के कितना वैल्यूएबल कोर्सेज होंगे, ये भी काइंडली बताएं सर। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए जो भारत सरकार है या एआईसीटी है, इन्होंने अभी आईआईसी चालू की है। तो इनोवेशन इंस्टीट्यूशन, इनोवेशन जो सेल है, या जो स्टार्टअप है, या जो एंटरप्रेन्योरशिप है,
या जो आईपीआर है, आपको ये बता दें कि आईपीआर का इससे पहले ज्ञान नहीं था लोगों को। पेटेंट कहें या अपने आईपीआर के राइट्स को कहें, इसका हमें ज्ञान नहीं था। तो सही ज्ञान की दिशा में काम करने के लिए भारत सरकार आईपीआर को फ्रंट पर लाने वाली है, ला रही है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप की का जो फोकस का बात है, तो ये कहा जाता है, आपको ये बताया मैंने, एक हमारा विद्यार्थी है और उन्होंने जॉब छोड़ करके और वो बिजनेस करने लगे। तो मैंने उनको पूछा कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, जॉब में आपको 1 लाख तनख्वाह मिलती थी या इससे ज़्यादा मिलती थी, अभी तो बड़ा मुश्किल होगा। बोले देखिए सर कि अभी मैं जो बिजनेस मैंने चालू किया है, मुझको 50-60 हज़ार रुपये बचते हैं, आगे चल के थोड़ा ये और बढ़ जाएगा। लेकिन जो अगली बात कही वो बिल्कुल हार्ट को टच करने वाली बात थी। बोले सर इस पूरे व्यवसाय में 8 लोग और जुड़े हुए, यानी कि जो जब मैं नौकरी करता था तो जो हमें जो इनकम होती थी या जो सैलरी होती थी वो सिर्फ मेरी है, मैं नहीं जाता हूँ, सैलरी खत्म। लेकिन जब मैंने व्यवसाय चालू किया है तो जितनी इनकम मुझे हो रही वो तो हो ही रही है, क्योंकि जो भी हमें सैलरी से मिलता था उतना। लेकिन इस व्यवसाय से 9 परिवार और जुड़ रहे हैं। तो परम आदरणीय जो मोदी जी हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपना है कि हम दर दर ठोकरें ना खाएं, लोकल टू वोकल टू ग्लोबल। यानी कि जिस जगह आप रह रहे हैं, मान लीजिए कोई राजस्थान में रह रहा है, भाई साहब किसको पता था कि राजस्थान में जमीन के अंदर चांदी गड़ी हुई है और मार्बल निकाल करके आज डायमंड हो गए हैं वो, ठीक है, किसको पता था। तो कहीं की भी भूमि हो, कोई ऊपर चीजों को उपजा रही है, कोई नीचे चीजों को उपजा रही है। अब आप पन्ना देख लीजिए, पूरे विश्व में फेमस है, वही मिट्टी है, वहां पन्ना निकलते हैं, हीरे पन्ना जवाहरात निकलते हैं। तो हर भूमि का एक चरित्र है, एक गुण है, जो जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करती है। तो इसी तरह से हम डिग्रियों को लेकर के, डिग्रियों का बंडल लेकर के, डिग्रियों का बस्ता लेकर के जब हम मार्केट में उतरते हैं और नौकरियां ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भारत सरकार, राज्य सरकारों को आप पर दोषारोपण करते रहते हैं। जबकि एक जो व्यवसायी है जो अपने यहाँ पर 200 लोगों को लगाए हुए वो भी नौकरी करना चाहता है, उनका बच्चा, अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं 60 के बैच में से 5 लोग अगर एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो और एक व्यक्ति 10 लोगों को लगाता है, तो 50 लोग तो वहीं हो गए। जरूरी नहीं आपके क्लासमेट, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के है कि आज मान लीजिए मैं फार्माकोग्नोसी में हूँ, तो आज मैं ये कहूँ कि हमारे पिताजी खेती करते हैं, मेरे पास 9-10 एकड़ लैंड है। आज आपको बताएं, एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ और जो लोग सुन रहे हैं उसका उपयोग है। हर्बल विलेज कंसेप्ट आ रहा है, और वो कंसेप्ट का जो मतलब ये है कि मान लीजिए आपने तुलसी का प्रोडक्शन किया, अब आप तुलसी का प्रोडक्शन करें, फिर उस तुलसी को निकालें, फिर बेचने जाएं, कभी पूरे दाम में बिकती, कभी कम दाम में बिकती, कभी बिकती नहीं है, मान के चलिए। तो कंसेप्ट ये कह रहा है कि सेल्फ यू कैन डू इट। आप एक छोटा प्लांट लगाइए भाई साहब, प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट, ये मैं कह रहा हूं, प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट, आपका रॉ मटेरियल, आपकी क्वालिटी, आपकी मशीन, आपके वर्कर, आपका प्रोडक्ट, आपका लेवल मार्केट में है, कौन चैलेंज करेगा? आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कहीं से, अभी ये चेंज हो गया है, मिलावट आई, कितने कोर्ट केसेस वगैरह सब हो रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर जिनके पास खेती बाड़ी ठीक ठाक है, तो चाहे सफेद मूसली हो, चाहे मेंथा हो, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको आप पैदा करके कई गुना अर्जित कर सकते हैं और 100 लोगों को जॉब दे सकते हैं। और अपनी यूनिट को लगा करके आप फिनिश प्रोडक्ट को या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को, हो सकता है ज्यादा पैसा लगे, इसके लिए एमएसएमई भी खूब सारी आपके योजनाएं दे रही है, लोगों को रोजगार दे रही। तो जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही, एक और आपको एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि मैं एक व्यक्ति से मिला, हमने कहा आप क्या करते हैं भाई साहब?
वो कहते हैं हम मंडी का काम करते हैं। हमने ये कैसा काम होता है आप बताइए। बोले मैं सुबह से 20,000 रुपए रख के बैठा और एक व्यक्ति आया सब्जी वाला, उसको 1,000 रुपए दिए, शाम को वो 1100 दे जाएगा। एक को 500 दिए, वो 550 दे जाएगा। कुल मिला करके हम शाम को जो पैसे दिए वो मान लो वो एक दिन देने नहीं आ पाया तो दूसरे दिन डबल दे जाएगा, 200 करके दे जाएगा। अब आप सोचिए, एक सब्जी वाला पहले उसको 100 रुपए उस व्यक्ति के लिए कमाना है जिससे उसने 1,000 रुपए लिए, फिर जहां बैठता वहां देना है, मतलब उसके पास बचा है। इसलिए भारत सरकार ने एमएसएमई लघु कुटीर उद्योगों को देखते हुए छोटे व्यापारियों से, छोटे व्यापारी चाहे वो ठेला लगा रहा है, कि उसको 10,000 रुपए सेल्फ एंटरप्रेन्योर के लिए दिए जाएं, और वो भी बहुत कम राशि या बिल्कुल राशि, जीरो इंटरेस्ट पर दिए जाएं, जीरो गारंटी पर दिए जाएं, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। मैं आज फार्मेसी के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बच्चों को जरूर मोटिवेट करें। मैं अपने तरफ से, अगर आप हमारी बैकग्राउंड किसी से पूछूंगा तो मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को कि अगर जो है पॉसिबल है तो करें। और आपको ये बताएं कि पहले जॉब को, नौकरी को दूसरे के घर में करने को सबसे खराब माना जाता था कि भाई अरे नौकरी कर रहे हो इसका मतलब घर में कुछ नहीं है। तो जो पुरातत्व काल को देखें, पुराने समय को देखें कि लोगों ने सेल्फ बिजनेस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना ऊपर रखे थे। तो आज मैं समझता हूं कि हमें लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की जरूरत है, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आईपीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने की जरूरत है, अपने राइट्स को समझने की जरूरत है। चाहे आप कोई भी चीज को जन्म दे रहे हो, उसके लिए आईपीआर के बारे में जानना हमें जरूरी है, ताकि कब कॉपी पेस्ट ना हो, आपके प्रोडक्ट को वैल्यू मिले। आप उसको आईपीआर के तहत ले जा करके पेटेंट्स करवाएं, आप उसके डिजाइन पेटेंट्स करवाएं, बहुत सारी चीजें। तो फार्मेसी में ये इंट्रोड्यूस हुआ, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं धन्यवाद करता हूं, जो इस समय क्यूरिकुलम पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है प्रोफेशन की, उन चीज़ों को वो जरूर लाएं। तो आज भी मैं कहता हूं कि जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की, एमएसएमई की ढेर सारी स्कीमें, आप बिजनेस इंक्यूबेशन के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। वो 15 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं महिलाओं के लिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए सब्सिडी भी खूब है। 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, आप 1 करोड़ रुपए लीजिए और आपको 70% रिटर्न बैक है और 30% की सब्सिडी तक है। लेकिन हमारी मानसिकता 70% को यूज करके कमाने की नहीं होती है, हमारे पास 30 लाख पर ध्यान होता है। तो मैं इनको प्रणाम करता हूं। जीवन में आप सेल्फ को धोखा दे रहे हैं, गवर्नमेंट के एक भी पैसा खा करके आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, तो ना दें। बल्कि कभी एक गवर्नमेंट कहती है आपको घाटा हुआ है, हम पुनः आपको फंड देते हैं, आप जन्म लीजिए और आगे बढ़िए। तो सभी लोग भारत सरकार के साथ काम करें, और जो धन आपको दिया गया है जिस व्यवसाय के लिए, उस व्यवसाय में लगाएं, अच्छी नियति से लगाएं, अच्छे सिस्टम से लगाएं, आपको कहीं ना कहीं तरक्की मिलना तय। तो आने वाले में टाइम में समझता हूं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल है, हमारा जो एग्रीकल्चर है जिसमें मेडिसिनल प्लांट, हर्बल विलेजेस का जो कंसेप्ट है, जो कि अभी आयुष की तरफ से चलाया जा रहा है, और हमारे यहाँ भी अभी एक प्रोजेक्ट आया है एनएमपीबी का, तो उसके तहत भी लोग काम कर रहे हैं। और मेरा कंसेप्ट है, पहले मैं खुद भी ट्राई करूंगा कि एक छोटा हम फार्म हाउस या जो 2-5 एकड़ जमीन चाहे हमें रेंट पर ले, और कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करके लोगों को सिखा सकूं कि आप इसमें किस तरह से और किस मार्केट में अपने प्रोडक्शन को बेच सकते हैं। चाहे आज मैं कहता हूं हल्दी सी जैसी चीज़ों से लेकर के छोटी बड़ी कॉस्टली से कॉस्टली, आज आप देखें कि जो मेंथा ऑयल है या सफ़ेद मूसली वगैरह, इनका बड़ा स्कोप। अरे देखना क्या है, आपको पता ही है, बाबा रामदेव पतंजलि, मैं उनका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। इतना बड़ा सेटअप कर लिया। तो वो कोई गलत कर रहे हैं क्या? लोगों को लगता है आज आप हजारों करोड़ों लोगों को जॉब दे रहे हैं वो, और लोगों का विश्वास बढ़ रहा है आयुर्वेदा पर। आप भी उसमें अपना जो कंट्रीब्यूट जो कहाँ कर सकता है वो करिए।
अपने ज्ञान को वर्धन करिए, ऐसा। हाँ सर ऋषभ जी। बिल्कुल, ये जितना अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया उदाहरण के साथ, जिस तरह सर आपने अच्छी उदाहरण के साथ एक्सप्लेन किया, मुझे नहीं लगता कि कहीं और प्लेटफॉर्म पे इतनी बढ़िया उदाहरण के साथ आपने प्रेजेंट किसी ने प्रेजेंट किया होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एंड पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी, जो ये टॉपिक्स और सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं। और बहुत ये समय की मांग भी थी, क्योंकि जिस तरह से सोचा जाता था एक फार्मेसी प्रोफेशन को, नहीं कि एक फार्मासिस्ट होगा, मेडिकल स्टोर होगा या गवर्नमेंट जॉब होगी, पर एंटरप्रेन्योरशिप तो कहीं था ही नहीं। ये तो एकदम से जब लेके आए, तो मुझे लगता है कि जैसा आप जागरूक कर रहे हैं, तभी आगे ये बढ़ावा मिलेगा और लोगों में जागरूकता आएगी। सर इसी के साथ एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा सर, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल प्ले हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि पेंडेमिक में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह इस्तेमाल हुआ है, ये इसकी एप्लीकेशन हर जगह हमने इसकी मौजूदगी देखी है। फार्मा सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसा रोल रहेगा, आने वाला वक्त कैसा रहेगा, क्या हमें इस पर निर्भर रहना पड़ेगा या कहीं मतलब कुछ टाइम तक ही हमें निर्भरता रखनी है? सर थोड़ा इसमें हमें बताएं सर प्लीज। देखिए ऋषभ जी, आपने बड़ा अच्छा पूछा है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो नए पीजी के प्रोग्राम्स हैं और उनमें जो कोर्स रिवाइज हुए हैं, उसमें अभी एक चैप्टरों के फॉर्म में आया है। और आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सॉफ्टवेयर्स की एप्लीकेशनें बढ़ ही जाएंगी। इसका कारण क्या है, क्यों आनी चाहिए? आज आप बताइए, अगर मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछूं कि आपके मोबाइल में कितने फ़ोन नंबर हैं जो आपने सेव किए हैं? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके फ़ोन नंबर आपको याद हैं? सिर्फ मैं आपको बता दूं, वाइफ का नंबर इसलिए याद रखना पड़ता है क्योंकि बंदा डरता है। और एक अपने सीनियर का, आज व्यक्ति जी। से लगातार कह दीजिए 10 नंबर बता दीजिए, मेरी गारंटी बता नहीं सकते हैं। और पहले थोड़े समय आप पहले बिल्कुल देखें, सर। एक समय था कि आप पूरे गांव के नंबर पूछ लो, 2815 उनका, 2711 उनका, 13200 उनका, ऐसे लोग बताते थे। आज कोई बताता है? आज व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठा है तो वो फोन करके पूछता है, आ जाइए खाना का समय हो रहा है। यानी कि हमारा जो सिस्टम है, हम अपने आप को इतना व्यस्त करते चले जा रहे हैं। तो जब ढेर सारी बीमारी, अब आ जाते हैं आपका फार्मा सेक्टर पर। तो आप देखें कि जब भी अगर आप पूछें किसी से कि बीमारी के ठीक ना होने के कारण क्या क्या है, तो पहला कारण होता है राइट टाइम पर राइट डोज, सही समय पर सही दवा नहीं ली जाती है। स्टोरेज ऑफ द डोजेस फॉर्म, पार्शियली हाफ डोज टेकन बाय द पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट हैं वो दवा ठीक समय पर या पूरी नहीं ले रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं जिनको फॉरगेटफुलनेस है, मैं बुजुर्ग क्यों कहूँ, मैं खुद को क्यों ना ले लूँ, अगर जब तक हमें ऐसा नहीं लग जाता कि तब तक कि भैया अब हॉस्पिटलाइज ही ना हो जाए, तब तक दवा का सोचते ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि दिस इज द वर्क लाइक ए ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ द मशीन, जिसको अपन एक डीप लर्निंग भी कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं, आर्टिफिशियल लर्निंग कहते हैं। तो अगर आप ये कहें कि आर्टिफिशियल जो हमारा मशीन लर्निंग है, दिस इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल बड़ा, उसके अंदर मशीन, और मशीन के अंदर अगर आप देखें तो डीप लर्निंग है कि जो एलोगर्थम है और डेटा एनालिसिस ढेर सारे। अगर आपसे पूछे कि आपके गांव में कितने आदमी, आपने कहा 1000 आदमी, महिलाएं कितने, पुरुष कितने, आपने कहा महिलाएं 550 और पुरुष वो 450 हो गए, तो इतना हो गया। उनमें 30 साल के कितने, 50। 28 साल के कितने, 22 साल के कितने, 22 साल में महिलाएं कितने, बुजुर्ग कितने, ये कहाँ से लाएंगे? आज कोई भी इसको याद नहीं रख सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए जब हम गणना करते हैं किसी बीमारी को लेकर के, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को डिफाइन करने को लेकर के, इन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल कर सकती है। इसके साथ साथ जैसे आपकी है कि आज हम लोग कह रहे हैं, मैं भी सोचता हूं कि डेंसिटी ऑफ द कोविड वायरस, अगर आप कहें कि कौन सा जोन है, अभी कोई स्टडी नहीं आई, बट मेरा मन है, मैं सोच रहा हूँ, कहता रहता हूँ लोगों को कि कौन सा जोन है। एक जगह मान लीजिए 10 टेस्टिंग चल रही है, उसमें 9 लोग हैं जो कोविड के पेशेंट है, आपको नहीं पता, आप भी लाइन में खड़े हुए,
तो उस जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार पता लग सकता है कि डेंसिटी ऑफ द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन किस जोन में कितनी है, जो आपको अलर्ट कर सकती है। ठीक है, तो जो एप्स आए हैं, सॉफ्टवेयर आए हैं, चाहे हमारा जिसको अपन को मेमोरी कहिए, आजकल जो ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां हैं उनको कहिए, और चाहे आप दिल की बीमारियों को कहिए, हृदय की बीमारी, जो अलार्म होते हैं, तो चाहे जैसे बहुत सारी बीमारियां जो स्मेल से आती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे, जब हम स्पीच को बोलते हैं, बोलने से हमें पता लगता है। कई बार आप फोन पर सुनते हो और किसी को कहते हो लगता गड़बड़ है सर, आज लगता गला ठीक नहीं है, फिर आप कहते हो सर कोई एवरीथिंग इज द ओके, तो आप कैसे कह रहे हो, विद द स्पीच। तो जो आपके पास डिवाइस आसपास है वो आपको अलर्ट कर सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी को बचाने में सहायक हो सकता है। तो चाहे डोजेस फॉर्म डिजाइन के फॉर्म में हो, चाहे डेटा एनालिसिस के फॉर्म में हो, चाहे एलॉगरिथम के फॉर्म में हो, चाहे पेशेंट काउंसलिंग के फॉर्म में हो, तो कुल मिलाकर के ये है कि जो ह्यूमन बीइंग और जो मशीन है, इन दोनों में फर्क इतना है क्योंकि मशीन के अंदर ईगो नहीं होता है, मशीन के अंदर भावनाएं नहीं होती है, मशीन के अंदर जाति नहीं होती है, मशीन के अंदर धर्म नहीं होता है। इसलिए मैं मशीन को प्रणाम करता हूँ। मनुष्य इन सारी चीजों से जुड़ा है और वो ये इंतजार करता है कि अब हम ऐसा गड़बड़ कर दूं तो इसका कैसा होगा, क्योंकि वो दिमाग से प्ले कर रहा है। मशीन ऐसा नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलती है। इसीलिए आज हमारा पुलिस महकमा है, वो लोगों से पूछने से पहले वहां की कैमरे ढूंढती है कहाँ कहाँ लगे हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये झूठ नहीं बोलेगा। बताया तो जिसने सामने आदमी को देखा है वही सत्य नहीं बोलेगा और पूरा नहीं बोलेगा, सिर्फ वो उतना बोलेगा कि वो सिर्फ अपने आप को बचा सके या जिसको उसने देखा है उससे निगोशिएट करके कुछ अपना भला कर सके। तो आज हम मशीनों पर इसलिए ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी का एक पार्ट है, जो चाहे रोबोटिक सर्जरी हो, चाहे डोजेस फॉर्म डिजाइन हो, चाहे मैं ये कहता हूं अभी एक आया था कंसेप्ट की जो हमारा पॉट होता है, तो यूरिन टेस्टिंग जो नहीं जो पॉट होता है कि आप एक उसमें चिप लगा दीजिए, जब जो सिंगल यूजर पर्सन है तो यूरिन उसके संपर्क में जब आएगी तो वो आपको एनालिसिस करके बताता रहेगा आपकी बॉडी के अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजें हैं, चाहे किचन हो, चाहे हमारे वॉशरूम्स हो, चाहे हमारे व्हीकल हो, जिस चीज में मशीन नियरेस्ट आपके आती हो और आपको ये बता दे व्हाट इज द गोइंग ऑन। जिस तरह से हमारा ऐप आया था, उस ऐप ये बताता था कि कितनी दूरी पर पेशेंट है, वो डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहा है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट ओनली इंजीनियरिंग, नॉट ओनली हेल्थ केयर, प्रोडक्शन साइड से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के सब जगह एप्लीकेबल होने वाली है, चाहे हमारी बैंकिंग सिस्टम से लेकर के सब तरफ, सो दैट इट कैन बी गिव द अलार्म प्रोसीजर। आपको पहले से कुछ चीजें जैसे कैटरैक्ट हो रहा है तो वो आपको बता देगी कि आपको कैटरैक्ट के क्या क्या कहाँ तक आपका पहुंच गया है, कैसा हो रहा है। लेकिन इन सारी चीजों पर अभी होमवर्क के साथ साथ, चूंकि ये कॉस्टली प्रोसेस भी होते हैं, बट इंडिया में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, चूंकि ये आवश्यकता है, नीड है, क्योंकि हम व्यस्त बहुत रहते हैं। व्यस्त रहने के बाद फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा है, हम दूसरे पर डिपेंडेंट। हम तो एक हनुमान जी की बात करते थे कि हनुमान जी को एक ज्ञान कराना पड़ता था कि उन्हें कितने शक्तिशाली है। यहाँ तो हर व्यक्ति के लिए एक बंदा लगाना पड़ेगा जामवंत जैसा कि भाई साहब आपने डिग्री की हुई है, आप यहाँ के शिक्षक हैं, आपको क्लास लेने जाना चाहिए, आप जिस पद पर बैठे हुए हैं समय से वहां आना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा। इसीलिए तो डिजिटल मशीनें लगाई गई हैं। थम क्या है उसका पार्ट नहीं है, ये भी तो दिस इज द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपकी सैलरी कैलकुलेट, उनको पता है क्लर्क गलती करेगा, क्लर्क के अंदर भावनाएं होती हैं, सिम्टम ऐसे होते हैं जो मनुष्य को देख करके अपने आप को चेंज करेगा। तो इस सारी चीजों से बचने के लिए इस टेक्नोलॉजी का, जिसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो मनुष्य से परे हो, मशीन के द्वारा मनुष्य जैसा काम करे, बस मैं समझता हूं पर्याप्त। मनुष्य जैसा, मशीन ऐसी जो मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्य जैसा
काम करे और झूठ ना बोलती हो, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया उसका है। और उसके अंदर भावनाएं अवनाएं जी। कुछ नहीं हो, सिर्फ उसमें काम करने के पैरामीटर हो और जो कमांड हम दें उसको वो फॉलो करें। ऋषभ जी। तो इसी के साथ साथ हम इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सर, आप वर्तमान में जिस इंस्टीट्यूट में है, ISF मोगा नैक ए एग्रीगेटेड है, इसके संदर्भ में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, नैक क्या है, ये कैसे नैक एग्रीगेशन की जाती है, क्या इसका महत्व है, आने वाले टाइम में इसकी महत्वता कैसी रहेगी, और कैसे जो संस्थान है वो इसी नैक के लिए अप्लाई कैसे करना है, उस उपलक्ष्य में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा इस पे रोशनी डालें सर प्लीज। देखिए ऋषभ जी, मैं बहुत सरल भाव में इसको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कौन सा मीटर सर, है जो ये चेक करता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ? मैं कहूँ मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ऐसा ही गायन में करता चला जाऊं, तो कैसे इसका संभव है? इसलिए भारत सरकार ने, चाहे वो यूजीसी हो चाहे एआईसीटी हो, तो एनबीए और नैक, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, जो एआईसीटी के द्वारा निर्धारित किया था, उसका एक अलावा अपना सेटअप है जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। और यूजीसी ने नैक को किया है, दिस इज द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जो एक अलग उनके पैरामीटर हैं। तो सिर्फ आपने नैक की बात की है, मैं नैक की बात करूंगा। तो नैक के पोर्टल पे आपको जाना है, पोर्टल पर जाने के बाद उस पोर्टल पर आपको ये इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने से पहले अगर बेहतर है IQAC, जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है, उसको आप निर्धारित करें। और इससे पहले ज़रूरत है कि अगर आप कोई मकान बनाते हैं, अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं, तो आप कई सालों से उसके बारे में सोचते हैं। तो नैक की भी एक विधा है कि कम से कम 5 साल का डेटा वो मांगते हैं, और 5 साल के डेटा जो हमारे टोटल उसमें 7 अलग अलग क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया नंबर 1 to 7, और जो इनिशियल फर्स्ट वन है जिसमें आपको कॉलेज के बारे में भरना है, और कॉलेज के भरने के बाद आपका जो 8वां क्राइटेरिया आता है वो उसमें एक लॉजिकल है, आपको बताना है कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस लाइक दैट सो मैनी। तो इसमें 1000 मार्क्स का पूरा कार्यक्रम है। 1000 मार्क्स में आप देखें नियर अबाउट 334, दिस इज द क्वालिटेटिव, एंड रिमेनिंग मार्क्स इज द प्योरली ऑन द क्वांटिटेटिव बेसिस, जिनको तौला जा सके। मैंने कहा ना, मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो भाई साहब आपके अंदर क्या है कि आप बहुत अच्छे आदमी, कहीं हमें 10 लोग कहते हैं, कहीं 15 खराब भी कहते हैं, तो 10 लोगों की मानूं 15 की मानूं, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि वो 15 खराब क्यों कहते हैं। इसी को तो चरित्र कहते हैं, इसी को तो व्यक्तित्व कहते हैं। कि जितने, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि सभी बंदे हमें अच्छा कहें, क्यों कहें अच्छा, कि अगर मैं उनके लिए अच्छा नहीं हूं तो नहीं हूं, क्योंकि उनका निर्धारण इससे है कि मैं सत्य कहूं या गलत कहूं, काम करिए, और ये मैं नहीं कर रहा हूं। तो हो सकता है, लेकिन इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट के पैरामीटर के लिए उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रिसर्च, उसके पेटेंट, उसके MOU, बच्चों के प्लेसमेंट, बच्चों की ट्रेनिंग, बच्चों की इंट्रेंसिप, फीडबैक, फैसिलिटी एज ए डिफरेंट मॉड, डिफरेंट ग्रेड, तो इन सारे 7 सेक्शन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। तो जो क्वांटिटेटिव है वो प्योरली थर्ड पार्टी एनालिसिस करती है, यानी कि जो एक्सपर्ट जाते हैं दे वर्क ओनली नियर अबाउट 33%। तो जो 7 क्राइटेरिया हैं वो कॉलेजेस के अलग हैं, मतलब है 7 ही, बस उनमें मार्किंग का डिफरेंस है, और यूनिवर्सिटी के अलग है, और डीम्ड का एक अपना जो इंस्टीट्यूट होते हैं अलग है। एनबीए और जो नैक में बेसिक डिफरेंस है, एनबीए विद द प्रोग्राम बेस्ड, जैसे मैं एम फार्म 5 ब्रांच में चलाता हूँ, बी फार्म भी चलाता हूँ, डिप्लोमा चलाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एनबीए सिर्फ 3 एम फार्म की कराना चाहता हूँ, दैट्स ओके। मैं सिर्फ बी फार्म की कराना चाहता हूँ, दैट्स ओके। मैं डिप्लोमा की कराना चाहता हूँ, दैट्स ओके। मैं बी फार्म और एक एम फार्म की कराना चाहता हूँ, दैट्स ओके। लेकिन नैक में ऐसा नहीं होता है। नैक पूरी ही यूनिवर्सिटी का होता है, पूरे ही कॉलेज का होता है, पूरे इंस्टीट्यूट का होता है, या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का होता है। कुल मिलाकर के नैक इज द ओनली वन डेफिनेशन। इसके अलावा 4 के स्केल में होता है।
3+ स्केल जिनका आता है, जो जाकर के आपका जब 6-4 में बदलता है तो हम A+ की तरफ जाते हैं। और इससे पहले हमारे पास है B++, B+, A+ और A++ जो है हाईएस्ट अभी स्केल किया गया है और नॉट एक्रीडेटेड का कंसेप्ट है। और इसमें जो 3 लोगों की टीम आती है, चेयरमैन, कोऑर्डिनेट, वन ऑफ द मेंबर, ऑल 3 विल बी फ्रॉम द डिफरेंट स्टेज, अलग अलग स्टेट के होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली चेयरमैन जो नेक का होता है अमूमन वाइस चांसलर होता है या हायर अथॉरिटी का होता है, जो एक पूरी लीड लेकर के काम करता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट नेक कराना चाहते हो वो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो साधारण सा इंस्पेक्शन नहीं है कि आप ये कहें कि बस हो गया, ऐसा इंस्पेक्शन नहीं है। इसमें 5 साल के डेटा, तो जो आपकी IQAC है उस सेल को स्ट्रांगली डेवलप करें। और स्ट्रांगली IM में, हो सकता मैं गलत नहीं कहूँ तो मैं काफ़ी कॉलेजों में नेक की वर्कशॉप की है, मैंने NBA की वर्कशॉप की है, IM एसेसर ऑफ दी नेक। और मैं नेक पर कई बार अगर 5-6 घंटे की वर्कशॉप भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ध्यान है कि जितने कॉलेज जो क्वालिटी पर काम करना चाहते हैं, क्वालिटी की तरफ विचार कर रहे हैं, क्वालिटी की तरफ सोच रहे हैं, वो होमवर्क करें। क्योंकि एक दिन में जल्दबाजी में फाइलें लाल पीली बनाने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो थर्ड पार्टी कर रही है उसका गुणा भाग बिल्कुल एग्जैक्टली। तो चाहे फैकल्टी का रेशियो, इन सारे पैरामीटर्स में हर सेक्शन में आप देखें 10-10, 12-12 में वो डिवाइड होते हैं। चूंकि टाइम कम है और नहीं तो उनकी कभी ये कि नेक पर अलग से चर्चा की जा सकती है, कई घंटों का है, और उसमें 1 to 1 पॉइंट पर की जा सकती है। सो दिस इज द इटसेल्फ ए कंप्लीट होमवर्क। बट मैं अवश्य कहूँगा कि आने वाला टाइम, जो मैं कहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। क्वालिटी कल भी बिकती थी, आज भी बिकती है और सदैव बिकती रहेगी। मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया है कि जो बनाना है वो केले हैं जो 60 रुपए दर्जन भी बिक रहे हैं, 30 रुपए दर्जन भी बिक रहे हैं, 50 रुपए भी दर्जन बिक रहे हैं, और सभी बेच के चले जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति 60 रुपए बनाना बेच रहा है वो अपने केले सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्टेड टाइम पर बैठ के चला जाता है, और जो 30 रुपए दर्जन बेच रहा है वो शाम के अंधेरे में बैठा हुआ होता है और कहता है 30 रुपए में ढेर ले जाओ, 30 रुपए में ढेर ले जाओ। उसके भी बिक जाते हैं क्योंकि ये भारत देश है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड व्यक्ति आए, इसका मतलब ये नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इंस्टीट्यूटों को भी, कि जिन इंस्टीट्यूटों में आज बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट में ही जाते हैं। मैं सभी बच्चों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आज के समय में ढेर सारे एजेंट मार्केट में काम कर रहे हैं जो आपकी सुविधा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन उनमें कई लोग असुविधाएं डाल रहे हैं, विरमित पैरामीटर कर रहे हैं। आप चूंकि भविष्य में तो कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि 100 रुपए का मटका लेते हैं तो 3 बार बजाते हैं और कहते हैं कि अगर फूटा निकला तो वापस कर देंगे। आप अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हो, तो जीवन को दांव पर लगाने से पहले सोच समझ के काम करें। ठीक है, ये आज मैं कहूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाइए, सब तो नहीं आ सकते ना। 100 सीट है, 100 से 101 तो नहीं होगी ना, जिसमें 15 सीटें हैं 16 सीट तो नहीं होगी ना। सिर्फ मेरा भाव इतना है, कई बार लोगों को ये गलत लग सकता है कि जहां भी जाएं आप सोच समझ के जाएं, अपने फ्यूचर को इंश्योर करें, डेडिकेटेडली काम करें। और जो इंस्टीट्यूट के लोग सुन रहे हों, चाहे यूनिवर्सिटी के लोग सुन रहे हों, काफी लंबे अंतराल से जिन विश्वविद्यालय में नेक की तरफ नहीं गए हैं वो नेक की तरफ 100% जाएं। जो इंस्टीट्यूट नेक या एनबीए की तरफ नहीं गए हैं वो एनबीए की तरफ जाए, ताकि आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि वेयर आर यू स्टैंड। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है मैं क्या हूं, भारत सरकार के द्वारा दिया गया वो कागज प्रमाणित करता है कि मैं क्या हूं। और हर रोज, हर वक्त, हर साल हमें उस कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। ये नहीं है 5 साल के लिए मिल गया तो ठीक है, दैट्स ओके, हम कुछ भी करने लगे। हर साल का एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें कहीं ना कहीं अपने डेटा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, डेटाओं को भेजना पड़ता है, उसका अप्रूवल भी होता है जिसको AQAR कहते हैं। तो IQAC स्टार्टिंग से लेकर के पूरे समय तक
कॉलेज में काम कर सकती है और उसके डेटाबेस नैक होने के बाद AQR के रूप में हमें हर साल जमा करने होते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, क्वालिटी को मेंटेन करिए। कमी पेशियां सबके पास हैं, लेकिन अगर हम ये तय कर लें कि हमें अपने विश्वविद्यालय, हमें अपने विद्यालय, हमें अपने कॉलेज की कमियों को कम करना है, स्वयं की कमियों को कम करना है, देन वी फील दैट वी नीड टू डू सम ऑफ द होमवर्क। हमें कार्य करना ही होगा, क्योंकि मैंने राइट सर। लास्ट में ही कहूंगा कि जब तक आप क्वालिटी पर काम नहीं करेंगे, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, बड़ा दुख होता है कि जब हमारे पूरे विश्व की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग आती है तो हम 200 में भी कहीं खड़े नहीं होते। इसका मतलब समवेयर इज द रॉन्ग। सिर्फ हमारे IIT कुछ हद तक फाइट करते हैं, लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियां काफी आ रही हैं, कॉलेज काफी आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं दखल अंदाजी रखेंगे। और आने वाले समय में मैं आशा व्यक्त करता हूं कि नॉट ओनली 200, 100 के बीच में हमारी बहुत सारे विश्वविद्यालय, कम से कम 10 या 15 यूनिवर्सिटियां उसके अंदर पहुंचे, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी का ही पैमाना है। जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, कंसल्टेंसी, जब हम नौकरी करते थे अक्षर नहीं जानते थे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप, बट nowadays these types of the cells are required to establish in the institute. IIC cell, startup cell, entrepreneur cell, placement cell, alumni, these parameters need to be the in the full of the strong format. और मैं एक और लास्ट में एक चीज कहूंगा कि रॉ मटेरियल किसी भी फॉर्मेट में आए, जब वो मशीन से गुजरता है, कागज, ये नोट क्या होता है 2000 का, अरे कागज ही तो है। जब वो मशीन और प्रोसेस गुजर जाता है तो वो 1-2 रुपए या 1 रुपए या 2 पैसे का कागज 2000 का बन जाता है। ये हम हमारी ताकत होनी चाहिए टीचर की कि जो रॉ मटेरियल के रूप में बच्चा आया है और जिस दिन 4 साल आपके साथ गुजर जाए तो वो करेंसी बन जानी चाहिए। ये हमें ताकत दिखानी पड़ेगी, अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। सर शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं बाकी जो दर्शक हैं उनको भी मैं अनुरोध करूंगा कि इन केस अगर आप NAC के रिगार्डिंग या किसी और टॉपिक जो जस्ट अभी गुप्ता सर ने हमें डिस्कस भी किए हैं, इसके रिगार्डिंग कोई भी एजुकेशन चाहिए या आपको टिप चाहिए या रिगार्डिंग कोई कोचिंग चाहिए या आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ गुप्ता सर की, सर जो हमें भी मालूम है कभी वो अपने द्वार बंद नहीं करते, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सर एक छोटा सा संदेश हमारे फार्मा लोग के दर्शकों के लिए, क्योंकि वो ये सवाल जो थे उन्हीं के आए हुए थे, तो वो चाहते थे कि ये आपसे पूछे जाएं ताकि उनको सही ज्ञान मिले। और एक चीज अनुरोध मैं भी करूंगा इस मंच पे कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो NAC की तैयारी में लगे होंगे, बहुत से ऐसे हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं पता, बट आपने बखूबी उदाहरण के साथ समझाया, हो सकता है कि वो आपको सर अप्रोच भी करें। तो मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से सर आपने ऐसा किया, जिस हिसाब से अभी कभी हमारे लिए आपने अभी द्वार बंद नहीं किए, तो उनके लिए भी कभी ऐसे मत कीजिएगा, वो आएंगे आपके पास और मुझे लगता है कि वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। सर थोड़ा सा मैसेज फार्मा लोग के दर्शकों के लिए सर। हमेशा सदैव वेलकम है, हमेशा स्वागत है। मैंने पहले कहा है, जितनी हमारी क्षमताएं हैं, जितनी मेरी योग्यता है, जो मैं कर सकता हूं, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। ऑलवेज ओपन टू माय हाउस, हमारा घर सदैव खुला होता है और जब जहां जितना है मैं कर सकता हूं वो अवश्य करता हूं, प्रोफेशन के लिए करता हूं। और लोग यदा कदा जहां भी जो भी चीज़ अगर मैं कर सकता हूं तो मैं अवश्य करना चाहता हूं। आज मैं आपको ये बताऊं कि आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में था कि मेडल के लिए सभी स्पर्धा में लगे हुए हैं, तो कुछ नाम मुझे एकदम नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं मेडल के लिए फाइट नहीं करूंगा, मैं मेडल के लिए फाइट नहीं करूंगा। लेकिन मैं फिर, अरे यार फिर जा किस लिए रहे हो जब मेडल के लिए फाइट? लेकिन उसने ये कहा कि मैं हर दाव के लिए फाइट करूंगा और कोशिश करूंगा कि कोई मिस ना हो पाए। तो भैया मेडल जाएगा कहाँ अगर ऐसा प्रयास किया जा रहा है? इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बच्चे को कहते हो कि तुम इतने % नंबर लाओगे तो हम साइकिल देंगे, तो बच्चा साइकिल के लिए मेहनत कर रहा है या भविष्य के लिए? बच्चा कहता है साइकिल का क्या करना, मैं तो इससे ज्यादा लेके आऊंगा क्योंकि मैं इसीलिए तो पढ़ रहा हूं। इसी तरह से हर टीचर ये सोचे कि मुझे इसलिए पढ़ाना है कि मैं बेस्ट टीचर की लिस्ट में चाहता हूं,
इंक्रीमेंट तो आ ही जाएंगे, वो कैसे चूक सकते हैं। अगर जिस दिन आप इस लाइन में आएंगे तो वो लाइन पढ़ के मुझको बेहद खुशी हुई कि आप टारगेट ऐसा फिक्स ना करें जिससे दबाव बढ़े। आप नेक कराना चाहते हैं, एनबीए कराना चाहते हैं, आप इस दबाव में नहीं आए कि ये प्लस ये डबल प्लस। होमवर्क तो करिए कि हर फील्ड जो उसके 7 सेक्शन है, उन 7 सेक्शन में जितने डिवीजन हैं उनमें कितनी प्योरिटी है। जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ाते चले जाएंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही आएगा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ चालू करेंगे आप, तो आप ऊपर से चालू किया है और नीचे की तरफ आपने होमवर्क किया नहीं है तो चढ़ कैसे पाएंगे। इसलिए आप नीचे से प्रारंभ करें, हर सेक्शन हर बिंदु पर होमवर्क करें, तो आप ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाएंगे। फार्मा लोग और फार्मा लोग से जुड़े हुए जितने भी सीनियर पर्सन हैं और जितने लोग हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि वो समाज के लिए और लोगों के लिए काम कर रहा हूं। आज मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं इसमें शर्म भी नहीं करता हूं और ना ही करने की मुझे आवश्यकता है, कि जैसे लोग कहते हैं हिंदी इंग्लिश, आज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहस्त्र बुद्धि जी, परम आदरणीय चेयरमैन साहब, जो आज की डेट में मैं देखता हूं बहुत से पैनल में बैठा हूं, वो भी हिंदी में भाषण देते हैं, और जो मायने के चक्कर में उनको खत्म करने के लिए हम अपने युवाओं को कुंठित कर रहे हैं। लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री या दूसरे देशों के प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो क्या वो इंग्लिश सीख के आते हैं, क्या वो हिंदी सीख के आते हैं, क्या वो स्पेनिश सीख के आते हैं, क्या चीज सीख के आते हैं? वो अपने विचार और अपना आइडिया लेकर के आते हैं, और उस आइडिया को लैंग्वेज में धरातल पर लाने के लिए तो ढेरों लोग हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ, इट इज नॉट ए नॉलेज। सो जेंटलमैन, कोई इस चीज में गलती नहीं करना। आई एम थैंकफुल टू अवर द एक्स वाइस चांसलर ऑफ रजनीश जी, और उन्होंने कहा था अगर मेरा विद्यार्थी इंजीनियरिंग का पंजाबी में पढ़ना चाहता है, हिंदी में पढ़ना चाहता है, हम उसमें पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें कैलिबर आना चाहिए। हम किन चीजों ड्रामों में लगे हुए हैं, तो आज आईआईटी से लेकर के बहुत सी चीजों का पेपर भी हिंदी लैंग्वेज में हो रहा है। तो किसी भी मन में ये कुंठा नहीं लाइए कि आप इस लैंग्वेज को नहीं जानते, बल्कि आप इसमें विचार लाइए कि आप जानते क्या है और क्या बताना चाहते हैं। जिस दिन ऐसा विचार आएगा, I feel that you can express yourself in a excellent manner। और आज मैं आपको ये बताऊं, मेरे यहाँ एक प्लम्बर आया था, मेरे यहाँ प्लम्बर आया, उसकी मैं बात बताता हूं, और एक बिजली वाला अभी इससे पहले मैं काम करा रहा था। मैंने कहा तुमने शिक्षा कहाँ से ली है? बोले मैंने तो शिक्षा ली ही नहीं है। मैं उसको थैंक्स करना चाहता हूँ, भाई साहब इतना एक्सपर्ट। तो मैंने कहा सीखा कैसे? कहते प्रैक्टिस से। जो हाथ लगाते ही साथ चीज को ठीक करता हो, तो वी नीड अ क्वालिफाइड पर्सन एज वेल एज स्किल्ड। हम क्वालिफाइड डिग्रियों का बंडल बनाने में लगे हुए हैं, स्किल्ड कहाँ गई? क्योंकि हम मायने में ही खत्म कर देते हैं अपने जीवन को। इसके मायने, इसके मायने, इसके मायने। मायने क्या यार, छोड़ दीजिए। आपको क्या आता है, एक्सप्लेन योरसेल्फ, उसको एक्सप्लेन करिए। लैंग्वेज खुद ब खुद आपके साथ चल पड़ेगी, तो कोई भ्रमित ना हो। एक और यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। एक जगह में फोटोशॉप थी, उस पर फोटो काम कर रहा था, तो मैंने कहा इसमें इंस्टीट्यूट का नाम ये लिख दो। तो जो व्यक्ति कोरल पे काम कर रहा था कहते सर हम ये नहीं लिख सकते। हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते हो भाई तुम? कहते सर हमें इंग्लिश नहीं आती, ना ही में ऐसा पता है कि लिखा के आप टाइप कर दीजिए। मैं, और ही इज ए मास्टरपीस ऑफ कोरल। कैसे हो गया मास्टरपीस कोरल जिसको पढ़ना नहीं आता है? क्योंकि ही इज ए पर्सन जो कि अपने टैलेंट, अपने ज्ञान के लिए किसी शब्दों का मोहताज नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पंडित जी से सुना था कि जिन लोगों को ये भ्रम है कि अक्षर ज्ञान से वो ज्ञानी हो गए, वो बहुत भ्रमित है।
हमें तत्व ज्ञान चाहिए, ये मेरे पुराणों में लिखा है, सब जगह लिखा है। अक्षर ज्ञान तो कोई भी कर सकता है। जब तक आपका तत्व ज्ञान नहीं होगा, जब तक मर्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक कार्यशैली करने का ज्ञान नहीं होगा, आपका अक्षर ज्ञान यूजलेस। इसलिए कभी लिखा है, कक्षा 5वीं की या 8वीं किताब में, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन मैं वो कहानी जरूर सुना, शास्त्रापि भवन्ति मूर्खा, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी लोग मूर्ख होते हैं। और बड़ी अच्छी सुंदर चित्रण दिया है और कहानी दिया हुआ है। इसलिए जीवन एक कला है, जीवन एक आर्ट है जो किसी भी डिग्री की मोहताज नहीं है। लेकिन यस, आज के जमाने में टेक्नोक्रेट और डेवलप्ड कंट्री में बैक टू बैक अपने आप को प्रेजेंस दिखाने के लिए एजुकेशन के साथ साथ हमें टेक्नोक्रेट और स्किल्ड होना जरूरी है, प्रैक्टिकल पर्सन होना जरूरी है। यही तो कारण है जो आपने पूछा था एंटरप्रेन्योर। अरे भाई साहब, आज एक व्यक्ति मशीनें बन रही हैं, फ्रिज रोज बिक रहे हैं, लेकिन उसको लगाने वाले बंदे नहीं है, रिपेयर करने वाले बंदे नहीं है। जितना ज्यादा रिपेयर और चीजों का काम बढ़ गया है, कहां से लाएंगे? बिकॉज हमारे पास स्किल्ड पीपल की कमी है। जापान के अंदर स्किल्ड पीपल हैं, उसके कंपैरिजन में इंडिया में 2% ओनली द स्किल्ड पीपल्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, LSSDC की एक मैंने PPT पे था, उसमें देखा था, 5-6 साल हो गए, हो सकता है थोड़ा परसेंट बढ़ गया हो। दैट इज वाई नाउ अ डे all council, all bodies, all agencies, they are interested to start the skilled program। हाँ ऋषभ जी, बस एक चीज कहना चाहता हूँ, चूंकि मुझे स्किल्ड का ध्यान आ गया है, सभी से मेरी गुजारिश है, पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से जो ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी को इस साल का स्किल विज्ञान का सेंटर बनाया गया है। जो लोग D फार्म है, B फार्म है, BSc हैं, BTech हैं, वो 3 साल महीने के स्किल्ड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें 5,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा, और नौकरी के लिए हम भी पूरा तत्परता से होंगे। LSSDC होगी, MSME होगी, पंजाब स्टेट काउंसिल भी आपके साथ में होगी। तो इस मौके का फायदा उठाएं, और ये पूरे भारतवासियों के लिए ओपन है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया एज पर पंजाब गवर्नमेंट है, और मैं आप भाग्यशाली समझता हूं कि पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस फर्स्ट STP के लिए आज आपके इस मित्र को चेयरमैन के रूप में कहा है कि आप इस कोर्स को चलाइए। तो 8 टोटल प्रोग्राम है, जिसमें 5 टेक्निकल पार्टनर हैं, जिसमें नाइपर भी है, चितकारा भी है, रियाद भी है, और आपका रियाद 12, चितकारा, नाइपर, मेरा कॉलेज और आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये 5 जगह पर 280 सीट के लिए एडमिशन जारी है। तो आप स्किल्ड बने, आप एंटरप्रेन्योर बने, स्वयं का जीवन बहुत अच्छा करें, और समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बने। कुछ करें ना करें, लेकिन दूसरों को मत छेड़े। फार्मा लोग एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है आज इस मंच पर बुला करके, और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कभी भी किसी के लायक किसी योग अगर वो समझता है और आमंत्रित करता है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर आपका। मैं आशा करता हूँ जिन जिन प्रश्नों के साथ हमने ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था, हमारे जो दर्शक है उनको उनके उत्तर मिले होंगे, उनको बहुत सी गाइडेंस भी मिली होगी। अभी जो सर ने मेरे को बोला है, सभी के सामने समक्ष रह के स्किल गाइडेंस का इनको मिला है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप बनना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको काम करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप गवर्नमेंट की वेट करें या गवर्नमेंट की जॉब की वेट करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एंड हमारे दर्शकों को मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूं। एंड हम आशा करते हैं कि अगली बार एक नए
व्यक्तित्व के साथ हमें दोबारा हम एक साथ मिलें एंड आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। 1 मिनट और लगाऊं, बस 2 जी सर, पंक्ति जी। में जरूर कहता हूं। माना कि चारों तरफ अंधेरा है, माना कि चारों तरफ अंधेरा है, मेरे दोस्तों कम से कम एक दीपक तो जलाइए, दूसरों के ना सही अपने जीवन में बस रोशनी तो लाइए, रोशनी तो लाइए। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।